नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। हमने आपको इससे पहले की वीडियो में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार साक्ष्य के बारे में बताया था। अब मैं आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में बताऊंगी। उनकी एक लिस्ट में आपको बताती हूँ, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी उसको याद करने में, समझने में आसानी होगी। जैसे कि धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ को बताया गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पूर्णतः नाम क्या है, यह इसका विस्तार क्या है तथा इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था, यानी कि 1872 से हुआ था। धारा 2 में अधिनियमित का निरसन, यानी कि यह निरसन अधिनियम 1938 की धारा 1 और 2 अनुसूची द्वारा निरसित कर दी गई है, वह बताया गया। धारा 3 में निर्वाचन खंड को बताया गया है। धारा 4 में उपधारणा कौन कर सकेगा, यह बताया गया है। धारा 5 में विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों के साक्ष्य कैसे दिया जा सकता है, यह बताया गया है। धारा 6 में एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति को बताया गया है। धारा 7 में क्या बताया गया, तो धारा 7 में यह बताया गया है कि वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रसंग हेतु या फिर उनका परिणाम होती हैं, वह धारा 7 में बताया गया है। धारा 8 में हेतु, तैयारी, पूर्व का और पश्चात का आचरण के बारे में बताया गया है। धारा 9 में सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण, उनका पुनर्स्थापना के लिए आवश्यक जो तथ्य हैं उनके बारे में बताया गया है। धारा 10 में सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई बातों को बताया गया है। धारा 11 में वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है या फिर कब सुसंगत हैं, यह बताया गया है। धारा 12 में बताया गया है कि नुकसानी के लिए वादों की रकम में अबाधित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य कौन कौन से हैं, क्या वे सुसंगत हैं, यह धारा 12 में बताया गया है। धारा 13 में यह बताया गया है कि जबकि अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत हैं, तब सुसंगत तथ्य क्या होंगे, यह धारा 13 में बताया गया है। धारा 14 में मन या फिर शरीर की दशा या फिर शारीरिक संवेदना के अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्यों को बताया गया है। धारा 15 में अगर कोई कार्य आकस्मिक किया जाए या साआशय से किया गया, इस पर प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्यों को बताया गया है। धारा 16 में कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है, यह बताया गया है। धारा 17 में स्वीकृत की परिभाषा को बताया गया है। धारा 18 में स्वीकृति कार्यवाही के पक्षकार और उसके अभिकर्ता के द्वारा क्या प्रक्रिया होगी, यह बताया गया है। धारा 19 में बताया गया है कि उन व्यक्तियों के द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित होनी चाहिए, यह धारा 19 में बताया गया है। धारा 20 में यह बताया गया है कि वाद के जो पक्षकार के द्वारा अभिव्यक्ति के रूप में निर्देशित व्यक्तियों की स्वीकृतियां कैसे होंगी, यह धारा 20 में बताया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 में बताया गया है कि स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा तथा उनकी ओर से कैसे साबित किया जाएगा। धारा 22 में दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में जो मौखिक स्वीकृतियां होती हैं, वे कब सुसंगत होंगी, यह बताया गया है। धारा 22A में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक जो अभिलेख हैं, उनकी अंतर्वस्तु के बारे में जो मौखिक स्वीकृतियां हैं, वह कब सुसंगत होंगी। धारा 23 में सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होंगी, यह बताया गया है। धारा 24 में उत्प्रेरणा, धमकी, वचन द्वारा कराई गई सस्वीकृत दंडिक कार्रवाई कब विसंगत होगी, यह बताया गया है। धारा 25 में आपको बताया गया है कि पुलिस अफसर के द्वारा की गई सस्वीकृति को साबित नहीं किए जाने पर क्या होगा। धारा 26 में पुलिस के अभिरक्षा के हेतु
जो अभियुक्त द्वारा की गई सुसंगत तथा उसके विरुद्ध साबित न किया जाना बताया गया है। धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 अभियुक्त से जो प्राप्त जानकारी है उसको कितना साबित किया जाना यह बताया गया है। धारा 28 में उत्प्रेरणा बताई गई है, धमकी बताया गया है, वचन से पैदा हुए मन के प्रभाव को दूर कर जाने के पश्चात की गई स्वीकृति सुसंगत होगी या फिर नहीं होगी यह बताया गया है। धारा 29 हम देख लेते हैं। धारा 29 में अन्यथा सुसंगत स्वीकृति को गुप्त रखने के वचन आदि के विसंगत होने को बताया गया है। इसके अलावा धारा 30 में साबित संस्कृति को उसको करने वाले व्यक्ति के द्वारा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करेगा या फिर विचार में लिया जाएगा यह बताया गया है। धारा 31 में बताया गया है कि जो स्वीकृतियां हैं वे निश्चयात्मक सबूत हैं या फिर नहीं है, वो विबंध कर सकती हैं या फिर नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा धारा 32 में ऐसी दशाएं बताई गई हैं जिनमें उस व्यक्ति के द्वारा सुसंगत तथ्य को किया जाना वह सुसंगत है या फिर जो मर गया है या मिल नहीं सकता है उनके द्वारा किए जाने वाले तथ्य सुसंगत हैं या नहीं उनके बारे में बताया गया है। धारा 33 में ऐसे साक्ष्य के बारे में बताया गया है जो कि कथित तथ्यों के द्वारा सत्यता को प्रत्यावर्तित कार्रवाई में साबित करने के लिए वह सुसंगत होंगे। धारा 34 लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत होंगी यह बताया गया है। धारा 35 बताया गया है कि कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख यानी कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्रविष्टियों को सुसंगत होंगी या फिर नहीं सुसंगत होंगी यह बताया गया है। धारा 36 में मानचित्रों यानी कि चार्ट जो रेखांकन आदि हैं उनके कथनों को सुसंगत होंगी या फिर नहीं होंगी यह बताया गया है। धारा 37 यानी कि कोई भी ऐसा अधिनियम या फिर ऐसी अधिसूचना जो कि अंतर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में सुसंगत होगी या फिर नहीं सुसंगत होगी यह बताया गया है। धारा 38 में विधि के पुस्तकों में अंतर्विष्ट की किसी विधि के द्वारा कथनों की सुसंगति को बताया गया है। धारा 39 में बताया गया है कि यदि जब कोई कथन किसी बातचीत को लेकर के हो रहा है, किसी दस्तावेज, किसी कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक, पत्र, कागज, पन्ने आदि की अवली का भाग हो तब क्या साक्ष्य दिया जाएगा यह बताया गया है। धारा 40 द्वितीय वाद विचारण के वर्णार्थ पूर्ण निर्णय जो हैं वे सुसंगत होंगे या फिर नहीं होंगे यह बताया गया है। धारा 41 बताया गया है कि प्रवोट इत्यादि विषयक अधिकारिता के किसी निर्णय को सुसंगत किया जा सकता है या नहीं यह बताया गया है। धारा 42 में धारा 41 में वर्णित जो भिन्न भिन्न निर्णय है उसके आदेश और डिक्रियां ये सुसंगत होंगी, इनका क्या प्रभाव होगा यह बताया गया है। धारा 43 में 40, 41 और 42 जो धाराएं हैं उसमें वर्णित जो भिन्न निर्णय होंगे क्या वह सुसंगत होंगे या नहीं यह बताया गया है। धारा 44 इसमें निर्णय जो है उससे जो प्राप्त हो रहा है उसे कपट या दुसंगत की भावना तो नहीं है, उसके लिए न्यायालय में अक्षमता को साबित करना होगा। ये तो हो गई धारा 44। धारा 45 बताएंगे कि विशेषज्ञों की क्या राय है। धारा 45A इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षण के बारे में बताएंगे। धारा 46 विशेषज्ञों की राय से संबंधित राय को बताएगा। धारा 47 बताएगा कि हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत होगी। धारा 47A इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के बारे में राय कब सुसंगत होगी यह बताएगा। धारा 48 अधिकार या फिर रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में अगर कोई राय है तो वह कब सुसंगत होगी बताएगा। धारा 49 यह प्रथा, सिद्धांत आदि के बारे में जो राय हैं वह कब सुसंगत होंगी बताएगा। धारा 50 में बताया गया है कि नातेदारी से संबंधित अगर कोई राय है तो कब सुसंगत होगी। धारा 51 राय के आधार कब सुसंगत होंगे। धारा 52 सिविल मामलों में अगर कोई अध्यारोपित आचरण है तो उसको साबित करने के लिए विसंगतियां क्या क्या हैं यह बताया गया है। धारा 53 दंडिक मामलों में प्रवचन अच्छाशील सुसंगत है या नहीं बताया गया है। 53A कतिपय मामलों में सील या फिर पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य सुसंगत है या नहीं बताया गया है। धारा 54 उत्तर न होने की स्थिति में उत्तर न होने के सिवाय पूर्वतन बुरा सील सुसंगत है या नहीं बताया गया है। 55 नुकसानी पर प्रभाव डालने वाली सील को बताया गया है।
56 न्यायिक रूप से अवेक्षणीय जो तथ्य हैं उनको साबित करना आवश्यक है या नहीं, ये बताया गया है। धारा 57 बताता है कि ऐसे जो तथ्य हैं जिनकी न्यायिक अवेक्षा न्यायालय को ही करनी होगी, इसके बारे में बताता है। धारा 58 स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है, यह बताता है। धारा 59 मौखिक साक्ष्यों द्वारा साबित किया जाना बताता है। धारा 60 मौखिक जो साक्ष्य होंगे उनको प्रत्यक्ष रूप से होना आवश्यक है। धारा 61 दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को सबूत के रूप में पेश किया जा सकता है, बताता है। धारा 62 प्राथमिक साक्ष्य को, धारा 63 द्वितीयक साक्ष्य को और धारा 64 दस्तावेज के प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा साबित किए जाने को बताता है। धारा 65 में ऐसी अवस्थाएं बताई जाती हैं जिनमें कि दस्तावेज के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है। धारा 65A में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को बताता है। धारा 65B में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता को बताता है। धारा 66 में पेश करने की सूचना के नियम के बारे में बताया गया है। इसके अलावा धारा 67 में यह बताया गया है कि जिस भी व्यक्ति के बारे में यह कहा गया है कि उसके द्वारा जो पेश की गई दस्तावेज हैं वे हस्ताक्षरित किए हैं या फिर लिखे हैं, तो उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या फिर हस्तलेख का साबित किया जाना बताता है। धारा 67 में धारा 67A में इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के बारे में यदि कोई सबूत दिया गया है तो उसके बारे में बताता है। धारा 68 में ऐसे दस्तावेज का निष्पादन किया जाना बताता है या साबित किया जाना बताता है जो कि अनुप्रमाणित होना विधि के द्वारा अपेक्षित है। धारा 59 यानी कि 69 में बताया गया है कि जब किसी भी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चलता है तो फिर सबूत के रूप में क्या करेंगे। धारा 70 में अनुप्रमाणित दस्तावेजों के पक्षकार के द्वारा निष्पादन की स्वीकृति को बताया गया है। धारा 71 में यह बताया गया है कि जब अनुप्रमाणिक साक्षी निष्पादन का प्रत्याख्यान करता है तो फिर सबूत के रूप में क्या प्रकट होगा, बताया गया है। इसी के साथ धारा 72 में बताया गया है कि ऐसा दस्तावेज का साबित होना जो कि अनुप्रमाणित होना जो विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है। धारा 73 हस्ताक्षर, लेख, मुद्रा की तुलना, अन्य स्वीकृतियां आदि को साबित करना बताया गया है। धारा 73A में इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के सत्यापन के बारे में सबूत को बताया गया है। धारा 74 में लोक दस्तावेज के बारे में बताया गया है। धारा 75 में प्राइवेट दस्तावेज के बारे में बताया गया है। धारा 76 लोक दस्तावेज की प्रमाणित जो प्रतियां हैं उनके बारे में बताया गया है। धारा 77 प्रमाणित प्रतियों को जो पेश करेंगे उनके लिए जो दस्तावेज के सबूत देंगे उनके बारे में बताया गया है। धारा 78 अन्य शासकीय दस्तावेज के सबूत के बारे में बताया गया है। धारा 79 प्रमाणित प्रतियों के असली होने की उपधारणा के बारे में बताया गया है। धारा 80 साक्ष्य के अभिलेख के तौर में पेश की गई हुई जो दस्तावेज हैं उनके बारे में बताया गया है। धारा 81 जो राज्य पत्र हैं, जो समाचार पत्र हैं, जो पार्लियामेंट में प्राइवेट एक्ट हैं, उनके जो दस्तावेज हैं उनके बारे में बताया गया है। 81A इलेक्ट्रॉनिक रूप में राज्यपत्र के बारे में बताया गया है। 82 मुद्रा हस्ताक्षर के सबूत के बिना इंग्लैंड में जो ग्राह दस्तावेज हैं उनकी उपधारणा के बारे में बताया गया है। 83 जो सरकार के द्वारा प्राधिकरण के द्वारा बनाए गए जो मानचित्र और रेखांकन हैं उनके बारे में उपधारणा को बताया गया है। 84 विधियों के संग्रह के बारे में, विनिश्चय की रिपोर्टों के बारे में जो उपधारणाएं हैं उनके बारे में बताया गया है। धारा 85 बताया गया है मुख्य नामों के बारे में जो उपधारणाएं हैं उसके बारे में बताया गया है। 85A इलेक्ट्रॉनिक करारों के उपधारणा के बारे में बताया गया है। 85B इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के उपधारणा है उसके बारे में बताया गया है। 85C इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के प्रमाण पत्रों के द्वारा जो उपधारणाएं हैं उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद 86 आया जाएगा आपका विदेशी न्यायिक अभिलेखों को प्रमाणित प्रतियों की उपधारणा के बारे में बताया है। 87 आपके पुस्तक, मानचित्र या फिर चार्ट की उपधारणा क्या है उसके बारे में बताया है। धारा 88 आपको तार संदेशों की उपधारणा के बारे में बताती है। 89 पेश न की गई दस्तावेजों के सम्यक निष्पादन हेतु जो उपधारणाएं हैं उसके बारे में बताया गया है। धारा 90 आपको 30 साल से जो पुरानी किताबें हैं उनके जो दस्तावेज हैं उसकी उपधारणा के बारे में बताया गया है। 90 5 वर्ष पुराने जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हैं उनकी उपधारणा के बारे में बताया गया है। इसके बाद 91 आपको बताया है दस्तावेज के सबूत के रूप में लेखबद्ध अनुदानों की संपत्ति या बयान के बारे में, निबंधात्मक जो साक्ष्य है उनके बारे में बताया गया है।
92 मौखिक करार को साक्ष्य के रूप में बताया गया है। 93 संदिग्ध दस्तावेज हैं उसको स्पष्ट करने, उसमें संशोधन करने, उसमें अपवर्जन करने के बारे में बताया गया है। 94 विद्यमान जो दस्तावेज हैं उनको लागू होने के विरुद्ध जो साक्ष्य का प्रवर्तन है उसके बारे में बताया गया है। 96 ऐसे भाषा के लागू होने के बारे में जो साक्ष्य जो कई व्यक्तियों में से केवल एक को लागू हो सकती है, ऐसी भाषा के बारे में बताया गया है। अब आइए देख लेते हैं कि धारा 97 क्या कहती है। तो धारा 97 ने ये कहा है कि जो तथ्य हैं उसके 2 संवर्गों में से किसी एक भी संवर्ग की भाषा जो है को पूरे से ठीक से लागू नहीं होती है, तो उसमें एक ही भाषा को लागू होने के बारे में सच को बताया गया है। धारा 98 बताई है ना पढ़ी जा सकने वाली अगर कोई लिपि है तो उसको सच के बारे में बताया गया है। धारा 99 दस्तावेजों के निबंधात्मक फेरबदल करने वाले करार कौन दे सकता है यह बताया गया है। 100 भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के संबंधित उपबंधों के बारे में व्यावृत्ति को बताया गया है। धारा 101 सबूत का भार बताया गया है। धारा 102 में सबूत के भार किस पर होगा वह बताया गया है। धारा 103 में जो विशिष्ट तथ्य के बारे में जो सबूत का भार होगा वह बताया गया है। धारा 104 में साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना होगा उसे साबित करने का भार बनाया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 105 में बताया गया है कि यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का जो मामला है वह अपवादों के अंतर्गत आएगा या नहीं यह बताया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में विशेषता ज्ञात को साबित करने का भार को बताया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 107 में उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है बताया गया है। धारा 108 में बताया गया है कि उसको साबित करने का भार उस व्यक्ति के बारे में भार जिसके बारे में 7 वर्ष से कुछ सुना नहीं गया है या कि वह जीवित है उसको साबित करना बताया गया है। 109 में भागीदारों भूस्वामी मालिक अभिकर्ता के मामले में जो सबूत का भार है वह बताया गया है। 110 में स्वामित्व के बारे में जो सबूत का भार है वह बताया गया है। 111 में उन सद्व्यवहारों को किया जाना बताया गया है जिसमें पक्षकार का जो संबंध होता है वह सक्रिय विश्वास का होता है। 111A में कुछ उपधारणा के बारे में बताया गया है। 112 में विवाहिक स्थिति के दौरान जन्म होना धर्मज्ञ का निश्चायक सबूत है यह बताया गया है। 113 में राज्य क्षेत्र के अध्ययन का सबूत बताया गया है। 113A में किसी विवाहित स्त्री के द्वारा अगर आत्महत्या किया जा रहा है तो उसके दुष्प्रेरण के बारे में बताया गया है। 113B में दहेज मृत्यु के बारे में जो उपधारणा है उसको बताया गया है। 114 न्यायालय के द्वारा किन्हीं तथ्यों को अस्तित्व को उपादित करने को बताया गया है। 114A में बाल संगत के लिए कतिपय अभियोजन की सम्मति न होने की उपधारणा को बताया गया है। 115 में विबंधन को बताया गया है। 116 में अभिधारी का या कब्जाधारी व्यक्ति के अनुज्ञाधारी का विवरण को बताया गया है। 117 में बताया गया कि विनिमय पत्र के प्रतिग्रहिता क्या होंगे, उपनिहिता क्या होंगे या फिर अनुज्ञप्ति क्या होंगे। 118 में भारतीय साक्ष्य कौन दे सकता है यह बताया गया है। 119 में साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना बताया गया है। 120 में सिविल वाद के पक्षकार पत्नी या पति के दांडिक विचारण के बारे में बताया गया है। 121 में आपको न्यायिक और मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया है। 122 में वैवाहिक स्थिति के दौरान संसूचना को बताया गया है। 123 में राज्य के क्रियाकलापों के बारे में बताया गया है। 124 में प्रशासकीय संसूचनाएं के बारे में बताया गया है। 125 में अपराध के करने के बारे में जानकारी जो दी जाती है उसके बारे में बताया गया है। 126 में व्यतिरिक्त संसूचनाओं के बारे में बताया गया है और 127 में दूरभाषियों आदि को जो 126 धारा लागू हो रही है उसके बारे में बताया गया है। 128 में साक्ष्य देने के लिए स्वमेय उद्यत होने से विशेषाधिकार जो अतिरिक्त नहीं हो जाता है यह बताया गया है। 129 में विधि सलाहकारों को गोपनीय संसूचनाएं के बारे में बताया गया है। 130 में जो साक्षी अगर पक्षकार नहीं है तो उनके हक विलेखों को पेश किए जाने के बारे में बताया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 131 में दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को पेश किया जाना यानी कि जो कोई दूसरा व्यक्ति है अगर उस पर कब्जा कर लिया है तो उसके बारे में बताया गया है। 132 में यह बताया गया है कि किसी के उत्तर देना, किसी अपराध में उत्तर देने पर वह साक्ष्य क्षम्य होगा या नहीं होगा।
133 सहअपराधी को बताया गया है। 134 साक्षियों की संख्या को बताया गया है। 135 साक्षियों से पेशकश उनकी परीक्षा के क्रम को बताया गया है। और 136 बताया गया है न्यायिक साक्ष्य की ग्रहता के नियम को बताया गया है। 137 मुख्य परीक्षा, 138 परीक्षाओं के क्रम, 129 किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए समित व्यक्ति की प्रति परीक्षा को बताया गया है। 140 सील देने के साक्ष्य को बताया गया है। 141 सूचना प्रश्न को बताया गया है। और 142 में उन्हें कब पूछना है। 143 में यह बताया गया है कि उनसे कब पूछा जा सकता है। 144 में लेखबद्ध विषय के बारे में बताया गया है। 145 में बताया गया है कि पूर्वतन लेखबद्ध कथनों में प्रति परीक्षा कब की जा सकती है। 145 पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रति परीक्षा कब की जा सकती है। 146 प्रति परीक्षा का विधि पूर्वक जो प्रश्न होंगे वो कौन कौन से होंगे। धारा 147 साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा यह बताया गया है। 148 में बताया गया कि न्यायालय विनिश्चित करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाएगा। और 149 में बताया गया कि युक्त आधार के बिना भी प्रश्न ना पूछा जाए। 150 में युक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की अवस्था में न्यायालय की प्रक्रिया को बताया गया है। इसके अलावा 151 में अनिष्ट और कलात्मक प्रश्न बताए गए हैं। 152 में अपमानित और क्षुब्ध करने वाले प्रश्न बताए गए हैं। 153 में सत्यवादिता परखने वाले प्रश्न को बताए गए हैं। 154 में पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न कर सकते हैं। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 154 में बताया गया। 155 में बताया गया कि साक्षी जो है उसका विश्वसनीयता पर अधिक्षेप कैसे हो सकता है। 156 सुसंगत तथ्य के बारे में कि साक्ष्य की संपुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्नों के बारे में बताया गया है। 157 उस तथ्य के बारे में बताया गया है जो कि पक्षवर्ती अभी साक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए साक्षी को पूर्वतन कथन साबित किया जा सकेगी। 158 में बताया गया है कि साबित कथन के बारे में जो कि कथन 32-33 के सुसंगत हैं। 149 में स्मृति ताजी को करना बताया गया है। 160 में 149 में वर्णित दस्तावेज से कथित परिसाक्ष्य के बारे में बताया गया है। 161 में स्मृति ताजी करने के लिए जो प्रयुक्त लेख हैं उनके प्रतिपक्षी के अधिकार के बारे में बताया गया है। 162 में दस्तावेज का पेश किया जाना बताया गया है। 163 में मंगाई गई सूचना और पेश की गई दस्तावेज के साक्ष्य के रूप में दिया जाना बताया गया है। 164 सूचना पाने पर जिस दस्तावेज को पेश किए जाने से इनकार कर दिया गया है तो उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाने को बताया गया है। 165 में ऐसा प्रश्न करने पर या पेश करने के आदेश की न्यायालय की शक्ति को बताया गया है। 166 में बताया गया जूरी और एसएससी के प्रश्न करने की शक्ति को बताया गया है। 167 में साक्ष्य के अनुचित अधिग्रहण के नवीन विचारण नहीं होगा यह बताया गया है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पूरी 67 धाराएं हैं और हमने उन 167 धाराओं के बारे में आपको संक्षेप में बता दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।